मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, जय हिंद। प्लीज़ हमारे चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले दी लर्निंग को सब्सक्राइब करिए, घंटा दबाइए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान की। पिछले वाले वीडियो में हमने राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे पहले उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यकाल की तुलना करेंगे संविधान के अनुसार। आज हमारे लोगों का टॉपिक है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा नागरिक होता है। जो उपराष्ट्रपति है भारत का दूसरा नागरिक होता है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। जैसे हमारे अनुच्छेद 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। इनकी सबसे पहले बात करते हैं, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता के लिए क्या होना चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहली योग्यता है ये 35 साल उम्र होनी चाहिए। 35 साल की उम्र होनी चाहिए। ठीक, दूसरी योग्यता है राज्यसभा निर्वाचित होने के लिए उनके पास अर्हता होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति योग्यता क्या होनी चाहिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो जरूरी नियम कायदे कानून होते हैं वो होनी चाहिए। तीसरी, कोई भी लाभ का पद ना है, लाभ का पद ना हो। ठीक, लाभ के पद से तात्पर्य यहाँ पे संघ के मंत्री, राज्य के मंत्री, राज्य मंत्री, सहायक मंत्री अथवा लोकसभा या विधानसभा के सदस्यों को हटाकर ये जो पद हैं ये लाभ के पद पे नहीं आते हैं। किसी राज्य का राज्यपाल भी लाभ के पद पे नहीं गिना जाता। मान लो सपोज करो कोई राज्यपाल उपराष्ट्रपति अगर निर्वाचित होता है तो निर्वाचित होने की शपथ वाली तारीख से वो राज्यपाल का पद रिक्त कर देता है। मान लो कोई विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो शपथ लेने वाले दिन से उसकी राज्यसभा या विधानसभा की सीट को रिक्त मान लिया जाता है। ठीक, अब इनका कार्यकाल कितना होना चाहिए। कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल। ठीक, 5 साल होता है। डॉक्टर, एक बहुत जरूरी नोट्स है, इसको लिख सकते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ना, ये हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक, इस समय उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। इनसे पहले एक उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर हामिद अंसारी। ये जरूरी क्यों है, क्योंकि ये दोनों दो कार्यकाल, मतलब 5 और 5 के 2 कार्यकाल, मतलब 10 साल अपने पद पे रहे। ठीक, एक आता है भैरव सिंह शेखावत साहब थे। उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था और हार गए थे तो उन्होंने रिक्त कर दिया था।
तीसरी बात आती है, नोट्स है हमारा, अगला नोट है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का हो जाएगा अपने आप। ये जो राष्ट्रपति हैं, ये जो इनको जो वेतन जो भी सुविधाएं मिलती हैं, ये राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में मिलती हैं, के द्वारा निर्धारित होती हैं। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, मगर वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। वोट देने का अधिकार है, जब बराबर बराबर वोटें आएंगी तो अपना निर्णायक मत का देने का अधिकार है। अब निर्वाचन कौन कौन करता है इनका? निर्वाचन का क्या प्रोसेस है? निर्वाचन 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 कौन कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ये गुप्त मतदान द्वारा, गुप्त मतदान होता है। ठीक, यहाँ पे एक बात आती है, राज्यसभा में जो 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, क्या उन्हीं को वोट करने का अधिकार है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में? तो हाँ, जो 12 मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो भी, जो 12 मनोनीत सदस्य वो भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं शक्तियों की। शक्तियां क्या है, पावर क्या है इनके पास? शक्तियां, जो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को जो पीठासीन शक्तियां प्राप्त होती हैं, वही शक्तियां राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को यानी राज्यसभा के अध्यक्ष को प्राप्त होती हैं। सदस्यों के लिए संसदीय भाषा का निर्माण करना, अच्छा माहौल क्रिएट करना, सदन को सुचारू रूप से चलाना, नियम पास कराना, नियम बनाना, अध्यादेश अधिनियम, इनको शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराना, ये सब इनका काम होता है। दूसरा काम होता है, जब राष्ट्रपति बीमारी से अथवा छुट्टी पे अथवा अस्वस्थ हो जाता है तो ये राष्ट्रपति का भी कार्य करते हैं। अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का भी काम करता है, कार्यभार देखता है, तो उसको राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का उपभोग करने का अधिकार होता है, जब तक के लिए वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पे रहता है। ये छोटा सा टॉपिक था, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की। दोनों को साथ ही में लेकर कवर करेंगे। प्रधानमंत्री और दूसरा है हमारा मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री जो होता है हमारा संघ का मुखिया होता है, मुख्यमंत्री जो है हमारा वो राज्य का मुखिया होता है। जो काम संघ में प्रधानमंत्री करता है वही काम राज्य में मुख्यमंत्री करता है। तो हम एक तरफ लिखते हैं प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ लिखते हैं मुख्यमंत्री। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के पास थोड़ा सा विस्तृत पावर्स हैं, विस्तृत शक्तियां हैं, विस्तृत कार्य क्षेत्र है। मुख्यमंत्री के पास भी अपना विस्तृत कार्य क्षेत्र है। तो सबसे पहले बात करते हैं संवैधानिक स्थिति क्या है। संवैधानिक
स्थिति, दोनों की बात करेंगे कि संवैधानिक स्थिति इनकी क्या है, संवैधानिक स्थिति इनकी क्या है। संवैधानिक स्थिति से हमारा तात्पर्य है कि संविधान में दोनों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे प्रधानमंत्री के पास अपने कार्यक्षेत्र होता है, अपना कैबिनेट होता है, अपना मंत्रिमंडल होता है, सरकार को चलाने के लिए विधान भर में बहुमत होता है तो वही स्थिति प्रधानमंत्री की संसद में और मुख्यमंत्री की राज्य के विधानमंडल में होती है। ठीक, ये भी अपना सलाह जो मशविरा होता है राष्ट्रपति को देते हैं, ये अपना सलाह मशविरा अपना राज्यपाल को देते हैं। कुछ चीज़ों को अगर हम छोड़ दें तो दोनों के कार्य समान हैं। कुछ चीज़ों का मतलब सुनते जैसे प्रधानमंत्री के पास विदेश, रक्षा, संचार के मामले अगर हम छोड़ दें 3-4 चीज़ें, तो जो स्थिति संघ में प्रधानमंत्री की है वही राज्य में स्थिति हमारी मुख्यमंत्री की है। इसके लिए हम आपसे बात करते हैं। ठीक, संवैधानिक स्थिति क्या है। हमारा जो अनुच्छेद है संविधान में, अनुच्छेद 75, और इनका जो अनुच्छेद है इनका मुख्यमंत्री का है जो हमारा अनुच्छेद 164। ये अनुच्छेद क्या कहते हैं कि संघ संविधान में एक मंत्रिमंडल होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 कहता है, अनुच्छेद 164 कहता है कि राज्य में एक मंत्रिमंडल होगा, बहुमत दल का नेता होगा, जिसका नेता मुख्यमंत्री या होगा। जो मंत्रियों में सबसे श्रेष्ठ होगा वो मुख्यमंत्री होगा। इनके वेतन, इनके भत्ते, इनकी शपथ लेने की व्यवस्था संसद निर्धारित करती है। संविधान में सबके लिए अनुसूची में जगह दी गई हैं। इनके भी लिए वेतन, भत्ते और शपथ के लिए अनुसूचियों में कहा गया है। जैसे 12 अनुसूचियां हैं तो उन अनुसूची में कौन कैसे शपथ लेगा। जैसे संविधान के संरक्षक की शपथ जो लेता है हमारा न्यायाधीश लेता है, यानी न्यायपालिका के जो जज होते हैं लेते हैं। ऐसे ही सबके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। अब कार्यकाल की बात करेंगे। अगर हम कार्यकाल की बात करें, इनका भी कार्यकाल 5 साल का होता है और मुख्यमंत्री का भी कार्यकाल 5 साल होता है। मगर ये 5 साल से पहले ही अपना इस्तीफा संबंधित राज्यपाल को और प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकते हैं। 5 साल से पहले जब तक संसद में बहुमत रहेगा प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया रहेगा। ऐसे ही राज्य में जब तक विधानसभा में बहुमत रहेगा राज्य का जो मुखिया रहेगा वो प्रधानमंत्री रहेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री या बहुमत दल के नेता को ही हम प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक, अब बात करेंगे कार्य योग्यता सबसे पहले। ठीक, योग्यता, योग्यता सेम है। अगर प्रधानमंत्री की हम लोग बात करेंगे तो संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदस्य का सदस्य होना चाहिए, चाहे लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो। अगर हम बात मुख्यमंत्री की करेंगे तो ये विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। जहाँ जहाँ विधान परिषद है वहाँ विधान परिषद का सदस्य होना है। कहने का मतलब ये है कि इसको सदन के एक सदस्य के रूप में निर्वाचित होना आवश्यक है। ऐसे ही मुख्यमंत्री को भी सदन, जहाँ जहाँ 2 सदनें हैं, जहाँ जहाँ विधानसभा और विधान परिषद हैं, वहाँ इनको दोनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक, अगर मान लो सपोज करो नहीं है तो 6 महीने के अंदर इनको किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। उसके बाद हम बात करते हैं कार्य की। कार्य, वर्क। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की तो प्रधानमंत्री के पास एक विस्तृत कार्य क्षेत्र का माहौल है, बहुत सारे काम करने के उनके पास।
तो सबसे पहला क्या काम है, अगर हम बात करते हैं इसको 4 डिवाइडों में बात कर लेते हैं। अगर हम थोड़ा सा इतर हटके इन सब के कार्यों को अगर हम 4 भागों में बांट लेते हैं, 4 भागों में, ठीक। अगर हम इन कार्य के विस्तृत कार्य हैं, 24 घंटा बिजी शेड्यूल है, मगर हम इन दोनों के कार्यों को अगर हम 4 तरीके से बांट लेते हैं, 4 कौन कौन से कार्य हो सकते हैं इनके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4 कार्य, 1 2 3 4। पहले क्या है, हम बात करेंगे अपने मंत्रिमंडल के संदर्भ में, उसके क्या क्या कार्य हैं, आगे बढ़ेंगे। मंत्रिमंडल के संदर्भ में, ठीक। हमने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सबके कार्यों के बारे में बताया, तो आज हम बात करते हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यों की। तो हम ज़्यादा विस्तृत ना जाके हम सिर्फ इनके कार्यों को 4 तरीके से डिवाइड करते हैं। 5वां कार्य नहीं हो सकता, जो भी कार्य आएंगे इन्हीं के अंदर आएंगे। तो पहला हमारा कार्य है मंत्रिमंडल के संदर्भ में, ठीक। दूसरा जो हमारा कार्य होगा राष्ट्रपति के संदर्भ में, राष्ट्रपति, या अगर मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो राज्यपाल के संदर्भ में, ठीक। राज्यपाल के संदर्भ में, ठीक। तीसरा जो होगा हमारा संसद के संदर्भ में, ठीक। संसद या विधान सभा के संदर्भ में, ठीक। 3 काम हो गए, मंत्रिमंडल के संदर्भ में, राष्ट्रपति या राज्यपाल के संदर्भ में, संसद या विधानसभा के संदर्भ में। चौथा जो हमारा है उसको हम कह सकते हैं अन्य। इसको याद करने का तरीका हम आपको बताते हैं। जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होती हैं। हमारे लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के भी 3 ही कार्य हैं, मंत्रिमंडल संदर्भ, राष्ट्रपति के या राज्यपाल के अंतर्गत संदर्भ, या संसद या विधानसभा के अंदर से जो भी कार्य होते हैं। चौथा जो हमारा लोकतंत्र का स्तंभ है, इसको कहते हैं मीडिया, वो छुपा हुआ स्तंभ होता है। ऐसे ही इसके जो अन्य कार्य हैं वो छुपे हुए होते हैं। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो भी काम करेंगे इन्हीं तीनों के अंदर ही अंतर्गत आते हैं। जो चौथा जो काम करेंगे वो छुपा हुआ होता है, उसके अंदर अन्य कार्य कह सकते हैं हम लोग, ठीक। इसके बाद अन्य कार्य में जैसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे सलाहकारी, सलाह देना, सलाह, ठीक, सलाह देना, विकास के मुद्दे, जो भी प्रधानमंत्री की विदेश नीतियाँ, वाणिज्य नीतियाँ, विदेशी राजदूतों के साथ, विदेशी देशों के साथ यात्राएं, डील, संधि, समझौता करना, ये सब काम हम लोग अन्य में देखेंगे, ठीक। उसके बाद अगला कार्य है सलाहकारी। सलाह, अभी हमने बताया ना, सलाहकारी, ठीक। इनका भी सलाहकारी काम, ये किसको सलाह देंगे? अगर मुख्यमंत्री साहब हैं तो राज्यपाल को सलाह देंगे, अगर प्रधानमंत्री जी हैं तो राष्ट्रपति जी को सलाह देंगे, ठीक। अनुच्छेद 74, ठीक, अनुच्छेद 74, और इनका क्या है, अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 64 क्या कहता है? अनुच्छेद, हमारे संविधान का अनुच्छेद 64 कहता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल होगी जो राष्ट्रपति को सलाह देगी। क्या होगी?
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल होगी जो राष्ट्रपति को सलाह देगी। ठीक, ऐसे ही अनुच्छेद 163 कहता है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल होगा जो राज्यपाल को सलाह मशविरा देगी। ठीक, उसके बाद अगला जो हमारा अनुच्छेद है 75 जो हमने ऊपर बताया थी, अनुच्छेद 75, और जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 75 हमारे संविधान में कहता है कि संसद बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे, या ऐसे कह सकते हो कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है अनुच्छेद 75 के अंतर्गत होती है। ऐसे ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164 के अंतर्गत होती है, अनुच्छेद 164। अब हमने बात करी यहाँ पे संसद की। अगर बात करते हैं संसद की, मान लो संसद है, ठीक, या विधानसभा है आपकी, ठीक, तो अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो यहाँ पे बात आती है, अगर किसी भी समय बहुमत नहीं मिलता है, कोई भी नेता को बहुमत नहीं मिलता है, तो राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। ये राष्ट्रपति और राज्यपाल का विवेकाधिकार, मगर राज्यपाल को जो लगता है कि ये फलाना आदमी बहुमत सिद्ध कर देगा विधानसभा में या हमारी विधानसभा या संसद में, तो उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। इसके सबसे बड़े उदाहरण हमारे चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे बहुत सारी प्रधानमंत्री जो हुए जो पहले नियुक्ति पाए, बाद में संसद में अपना बहुमत सिद्ध करे। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद, इधर भी अनुच्छेद, ठीक। काम के बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कर्तव्य भी होने चाहिए ना। तो अनुच्छेद 78 कहता है कि प्रधानमंत्री के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। ऐसे ही अनुच्छेद हमारा 167 भी कहता है कि मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य होने चाहिए, एक आइडियल कर्तव्य उनके क्या होने चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं, एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, इसी से बात आती है यहाँ पे, ऐसे कौन से सीएम थे, ठीक, जो बाद में जाके पीएम बन गए। यानी ऐसे कितने लोग थे जो मुख्यमंत्री थे और बाद में जाके प्रधानमंत्री बन गए। तो राजनीति शास्त्र में कहावत फेमस है कि दिल्ली जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, यानी कि अगर आपको दिल्ली में पैठ बनानी है तो यूपी को जीतना पड़ेगा। तो लगभग जितने लोग भी सीएम से पीएम बने हैं, मैक्सिमम लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, चाहे वीपी सिंह साहब थे, नरेंद्र मोदी भी बनारस से ही चुनाव लड़े तब बने। तो सबसे पहले चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, मोदी जी, वीपी सिंह,
और HD देवगौड़ा। ये सब लोग कौन कौन थे? ये जो CM थे और हमारे प्रधानमंत्री बन गए। ये तो था हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्य, कर्तव्य, योग्यताएं, संसद में स्थिति, सबके बारे में। अब